यूएस कनाडा सबके लिए बहुत ही प्राइम कंट्रीज होती थी जहाँ पर वो जाना ही चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यूएस और कनाडा थोड़ा सा बैक ट्रैक करा है। जो बाकी कंट्रीज आगे बढ़ी हैं, अगर किसी के पास अप्रॉक्स 40-45 लाख हैं स्पेंड करने के लिए, तो अभी उनके लिए क्या करेक्ट चॉइस रहेगा? बजट यूएस में और ज़्यादा बढ़ गया है। 60-70 लाख रुपए तो बहुत ही आम सी बात है। इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत कनाडा में फ़िलहाल जो चल रही है, वीज़ा रिजेक्शंस। 75% वीज़ा रिजेक्शन है। 15 फुट बाय 10 फुट के बेसमेंट में हम 10 बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। क्या बोलूँ, जानवरों से भी बदतर जिंदगी है आपकी। हाउसिंग प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। जो ब्यूटीफुल हमारी मूवीज़ में ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, असलियत से रियल लाइफ बहुत फ़र्क है। इनिशियल ईयर्स में आपको जो फर्स्ट ईयर होता है, जब तक बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख के उस लेवल तक नहीं पहुँच जाता, उनको वो वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिल पाती। क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से वो अप्रोच कर सकते हैं? आजकल लिंक्डइन एक जन्मपत्री है जॉब मार्केट के लिए, विच यू कैन नॉट गो रॉन्ग। H1B को लेकर बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आए हैं। इसके साथ ही OPT को खत्म करने की भी बात चल रही है कि हम OPT को एंड कर देंगे। अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छे पैसे हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने कलनरी के लिए भेजा था। कैलिफोर्निया में एक बहुत ही अच्छे मिशेलिन स्टार के साथ जॉब की ऑप्शन मिली, बट उसको वीज़ा नहीं मिला, उसको वापस आना पड़ा। जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जिनके पास 10-15 लाख का बजट है, तो क्या उनको स्टडी अब्रॉड का हक नहीं है? 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उसमें आपका लिविंग, ट्यूशन, ट्रैवल सब कुछ यूनिवर्सिटी फंड करने को तैयार है, मगर मेरा एक सवाल है आपसे। अगर 2026 में आप विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं ये सोचकर कि मैं यूएस जाऊं या फिर कनाडा, या और भी ऑल्टरनेटिव कंट्रीज़ मौजूद हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए, तो आज का जो पॉडकास्ट है वो आपके लिए है। आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप बाहर पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, आपके पास लाखों रुपयों का बजट है, तो कौन सी कंट्री आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब वाइज भी हम ये डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम आज इस पॉडकास्ट में वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरह से यूएस की वीज़ा पॉलिसीज़ हर दिन बदल रही हैं, चाहे वो H1B वीज़ा हो या फिर OPT को लेकर जो अलग अलग रूल्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं वहाँ पर, तो अभी करंट में सिचुएशन क्या है। इसके साथ ही कनाडा में भी बहुत सारे इमिग्रेशन प्लान्स चेंज हुए हैं और इंडियंस वहाँ पर जो रह रहे हैं वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, कैसे आप 2026 में विदेश में रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारा गाइडेंस आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम आपको देने वाले हैं। तो आज इन सारे टॉपिक्स पर हमसे बात करने के लिए जो गेस्ट मौजूद हैं, उन्होंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प आउट किया है यही फैसला लेने के लिए जो इन सारी कश्मकश में फंसे हुए थे। तो प्लीज़ वेलकम मिस रितिका गुप्ता, ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर एंड करियर कोच, Pure Certified and British Council Certified. So hi Ritika, welcome to NBT Tech Ed. फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार टू ऑल माई स्टूडेंट्स एंड माई फ्रेंड्स जो कि देख रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, एंड थैंक यू सो मच यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए। आपके क्वेश्चंस जो बच्चों के क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस में वो फंसते हैं कई बार यूट्यूब की सिर्फ वीडियोस देख के, जो कई बार सही कई बार गलत होते हैं, सो वो डाउट्स मैं ज़रूर हेल्प करना चाहूँगी। बच्चों को अपनी तरफ से जो बेस्ट गाइडेंस है मैं आपको हेल्प करना चाहूँगी। श्योर रितिका। सो आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा आपसे रहने वाला है वो यही है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन लेकर आपके पास आते होंगे, तो सबसे पहला सवाल उनका क्या रहता है? क्या ऐसी चीज़ है जिस पर वो सबसे ज़्यादा एम्फोसिस करते हैं, हाईलाइट करते हैं, या उनका जो कंसर्न है वो क्या रहता है? ये क्वेश्चन डिपेंड करता है बहुत सारे स्ट्रैटर्स के साथ। जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ यूएस स्ट्रीम देखते हैं, जो कहते हैं यूएस ही जाना है, एनी कोर्स जो उनके लिए वाइबल हो, जिसमें वो अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज़, आईवी लीग जैसी यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सकें। कुछ होते हैं कि द कनाडा फैसिनेशन, कि वहाँ पर मेरे को पीआर मिल जाएगा। तो किसी का विजन क्या है कि उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए या उनको सेटलमेंट ऑप्शन चाहिए। बेसिस ऑन दैट उनकी कंट्री का क्वेश्चन आता है। कभी कभार यूएस होता है, कभी कनाडा होता है, कभी यूके होता है, कभी ऑस्ट्रेलिया होता है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ओके, सो आजकल ना हर किसी के मन में यही रहता है कि यूएस और कनाडा, मतलब कंपैरिजन बहुत होता है, या तो यूएस है या कनाडा है,
बट अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जो सिनेरियो 2 साल 3 साल पहले था वो आई एम श्योर अभी नहीं है, बिकॉज रिसेंट बहुत सारी स्टडीज़ आई हैं, बहुत सारी न्यूज़ हमें सुनने में मिली है कि स्टूडेंट्स किस तरह से वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं 2026 की बात करूँ तो रियलिटी क्या है? क्या सिर्फ यूएस कनाडा ऑप्शन है या और भी ऑल्टरनेट कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स ट्राई कर सकते हैं अभी? अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें 2026 की, यूएस कनाडा सबके लिए बहुत ही प्राइम कंट्रीज़ होती थी जहाँ पर वो जाना ही चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जो इतने वीज़ा पॉलिसीज़ में शिफ्ट्स हुए हैं, जॉब्स को लेके इतने चेंजेस हुए हैं, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया, यूएस और कनाडा थोड़ा सा बैक ट्रैक करा है थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा जो बाकी कंट्रीज़ आगे बढ़ी हैं, यूएई बहुत ज़्यादा आगे आई है, ऑस्ट्रेलिया बहुत आगे आया है, और यूके तो हमेशा सबका फेवरेट रहा है। तो उस चक्कर में इस वक्त अगर हम बात करें तो यूएस और कनाडा थोड़ा सा इट्स कम डाउन अ लिटिल, बिकॉज बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। सो वो एक कंसर्न रहा है बच्चों के लिए। दैट्स ट्रू। अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है हर एक फैमिली के लिए, अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो कॉस्ट बजटिंग जो रहती है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है उनके लिए। सो 2026 में अगर किसी के पास अप्रॉक्स 40-45 लाख्स हैं स्पेंड करने के लिए, तो अभी उनके लिए क्या करेक्ट चॉइस रहेगा अगर वो अपने बच्चे को अब्रॉड भेज रहे हैं फॉर मास्टर्स? फॉर मास्टर्स अगर हम देख रहे हैं तो यूएस में जो आपने बोला 40-45 लाख्स का, तो डिपेंड्स कि वो कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। अगर वो स्टेम बेस्ड कोर्स है तो यूएस कनाडा अभी भी ठीक है, बट अगर वो नॉन स्टेम है तो बच्चों को ओपीटी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह जो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। तो अगर नॉर्मली क्या होता है कि 40-50 लाख रुपए किसी के पास हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स के साथ वो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस ही उनको देखनी पड़ती है। बट करंट सिचुएशन की वजह से वो पार्ट टाइम जॉब्स में उनकी दिक्कतें आ रही हैं। तो अगर देखें तो हमारे को पूरा 40-45 तुम्हारी ट्यूशन में ही चली जाएगी, तो लिविंग कॉस्ट हमारे लिए दिक्कत आ जाती है। तो बजट यूएस में और ज़्यादा बढ़ गया है, 60-70 लाख रुपए तो बहुत ही आम सी बात है। यस। और कनाडा का क्या सीन है अभी? कनाडा का अभी क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस में पहले बच्चे जाते थे, 1 साल का जो है वो करते थे डिप्लोमा, उसके बाद उनको 1 से 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाता था। बट अब डिप्लोमाज जो हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आपको अलाउड ही नहीं है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। सो आपको किसी डिग्री में यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व होना ही होगा, तभी आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा। अगेन उसमें फिर पीआर नहीं मिलेंगे, आपके क्रेडिट पॉइंट्स नहीं आएंगे, आपका पैसे सारे लगेंगे, तो आरओआई अगेन वहाँ पे नहीं मिल रही है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी दिक्कत कनाडा में फ़िलहाल जो चल रही है, वीज़ा रिजेक्शंस, 75% वीज़ा रिजेक्शंस हैं, जो कि बहुत कॉज ऑफ कंसर्न है और बेसलेस हैं। स्टूडेंट वीज़ाज, ओके। सो मतलब जैसा आपने एक्सप्लेन किया, आई कैन अज्यूम कि बजट वाइज अगर हम देखें तो दोनों कंट्रीज ही कहीं ना कहीं बहुत हैवी हैं पॉकेट पर, चाहे वो यूएस हो या फिर कनाडा हो। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी, कनाडा कंपैरेटिवली चीपर है, कम है, okay. मगर उसमें यह है कि वीज़ा का बस आ जाए, क्योंकि देखिए आप जाएंगे तभी जब वीज़ा आएगा, तो थोड़ा सा वीज़ा कंस्ट्रेंट अभी पॉलिसी शिफ्ट की वजह से वीज़ा का कंसर्न आ रहा है। तो डेफिनेटली कनाडा इज़ मच चीपर, उसमें आपका लिविंग कॉस्ट और सब कुछ जो है, पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी कर सकते हैं कनाडा में। पार्ट टाइम में ओपीटी से रिलेटेड नहीं है कनाडा का, तो कनाडा में आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, बट आप जब पहुँचोगे तब तो आप वीज़ा लाओगे ना। हाँ, दैट्स ट्रू। सो अगर हम 40 to 45 लाख का बजट लेके चलते हैं, लेट्स से 50 लाख का बजट लेके चलते हैं, तो कौन सी कंट्री ज़्यादा सूटेबल है मास्टर्स के लिए? सो मास्टर्स के लिए अगर हम 40-45 लेके चल रहे हैं तो देखिए, एक तो कनाडा देख सकते हैं अगर वीज़ा आता है तो, अदरवाइज यूके डेफिनेटली, क्योंकि हमारा 1 साल का मास्टर्स होती है विच इज़ वेरी पॉकेट फ्रेंडली। अगर उसमें हम मास्टर्स की डिसेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो फीस शुरू होती है 18 लाख रुपए से लेके 30 लाख रुपए तक, और आपका जो लिविंग कॉस्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख, वो आपकी मर्जी, आप राजा की तरह रहेगी, रंग की तरह। सो कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा सा डिफर कर सकता है, बट येस, तो ट्यूशन फीस है दैट वेरीज 18 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उसमें आपका यूके देख सकते हैं, आयरलैंड 1 साल का, न्यूजीलैंड इस वक्त बहुत अच्छी दे रही हैं, बिकॉज उनका 1.5 साल का मास्टर्स होता है और उसमें आपको पीआर के भी ऑप्शंस मिलते हैं। सो जो लोग जैसे कनाडा और यूएस को देख रहे थे सेटलमेंट ऑप्शंस के लिए, तो न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा है। जो लेटेस्ट हमारी अभी गवर्नमेंट का टाई भी हुआ है न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की वजह से, उसकी वजह से वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स और ऑनशोर आएँ, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इंडियन सिटीजन्स को मिल रहे हैं। सो वेल, दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन राइट नाउ।
सो रितिका, जैसे अभी आपने कॉस्टिंग की बात की कि लिविंग कॉस्ट है, फिर उसके बाद एजुकेशन कॉस्ट है, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि ये दो चीज़ें जो रहती है वो बहुत हाईलाइटेड रहती है कि या तो रहने का खर्च होगा या फिर हमारा एजुकेशन फीस होगा, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ खर्चे हैं जो मिसलेनियस में हम हाँ होते हैं। अब जैसे एयरफेयर है, ठीक है ना, याद आपका मेडिकल है, जो इंश्योरेंस तो होती है बट उसमें हर चीज़ कवर नहीं होती। जैसे डेंटिस्ट्री है, मान लीजिए प्रेगनेंसी है, मतलब डिफरेंट फैक्टर्स, अलग अलग चीज़ें हैं, तो कुछ मेडिकल बिल्स भी आपको फुट करने रहते हैं। आपको कहीं घूमने जाना है तो ऑब्वियसली वो उसमें नहीं है, क्योंकि आपके पास लॉन्ग छुट्टियां होती हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वापस आप अपनी होम कंट्री में आ सको, आपको उधर इधर घूमना है। फूड का जैसे मैंने आपको कहा कि आप राजा की तरह रहें, रंग के ऊपर वो आपके ऊपर मर्जी है, तो वो कॉस्ट जैसे जो हम एक एवरेज कॉस्ट बताते हैं, जो एक जनरल मार्केट में होता है कि अच्छा जी 10 से 15 लाख रुपए आपका जो है लिविंग कॉस्ट रहेगा। अब आप उसमें अकोमोडेशन आपका हो जी मुझे सिंगल रूम चाहिए, उसमें वॉशरूम भी मुझे अलग से चाहिए, तो वो कॉस्ट बहुत वेरी करता है। तो हर चीज़ में हमें हमारे को इवैल्यूएट करके कि हम क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हमें अपना कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। सो अगर पर ईयर खर्चे की बात करें, फॉर एग्जांपल मास्टर्स यूजुअली 2 साल के रहते हैं, 2 साल का, किसी किसी कंट्री में 1 साल का भी होता है। सो पर ईयर कितना खर्चा आ जाता है? 1 साल का मान सकते हैं 10-12 लाख रुपए आ जाता होगा खर्चा? लिविंग का नहीं, पूरा टोटल एजुकेशन का भी और लिविंग का भी। नहीं, इससे ज्यादा ही है? इससे ज़्यादा है। आप अगर जैसे मैंने कहा कि डिप्लोमास तो अब रहे नहीं कनाडा में, ठीक है ना, बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में भी जैसे मैंने आपसे आज शेयर करा मिनिमलिस्टिक, हम 15 लाख रुपए से तो कम सोच ही नहीं सकते ट्यूशन फीस के बारे में। 15 लाख का शुरू होता है, देन गोइंग अप, उसके साथ आपका लिविंग कॉस्ट है मिनिमम। अगर आप कहो कि बहुत ही सोच समझ के आप कर रहे हो तो 10-12 लाख रुपए तो आपका लिविंग कॉस्ट है ही। अब उसमें अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि जी हम पार्ट टाइम जॉब करेंगे, हाँ आप लिविंग कॉस्ट बहुत आराम से निकाल सकते हो, बट कई बार ये भी उनको गाइडेंस दी जाती है कि आप लिविंग और ट्यूशन दोनों निकाल लेंगे, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि उस केस में, उस प्रेशर में बच्चे जो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्या आती है कि वो उस माँ बाप कभी कभार प्रॉपर्टी बेच के कभी किसी चीज़ में करते हैं और बच्चे एक प्रेशर में होते हैं, तो वो पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे होते हैं। सीधी सी बात है जी, अगर आप पढ़ाई करोगे आपको जॉब मिलेगी, आगे आप बढ़ोगे। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे और यही देखोगे कि मुझे पैसे घर कैसे वापस भेजने हैं, आपका फोकस लॉस्ट हो गया है। सो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं सबको कहूँगी कि प्लीज़ वो जो रिटर्न है वो आप उसको बफर मांगो, बट आपकी जो बेसिक ट्यूशन फीस है उसकी अरेंजमेंट तो ज़रूर होनी चाहिए। लिविंग आप फिर भी अपने पार्ट टाइम जॉब से कवर कर सकते हो, बट ट्यूशन एंड लिविंग दोनों चीज़ें कवर नहीं होती हैं। आई वुड लाइक टू पुट इट इन कैपिटल लेटर्स कि ऐसा नहीं होता है। आई थिंक रितिका, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो विदेश जाते हैं, पढ़ते हैं, और अगर उनको साइड इनकम आती है तो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ ये पैसा कमा रहे हैं अच्छा खासा, और कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद उनको जब वो डिग्री मिल जाएगी, अगर उन्होंने स्टडी प्रॉपर्ली नहीं किया तो जॉब मार्केट में वैसे भी बहुत क्राइसिस है। अगर हम पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें, स्पेसिफिकली यूएस में ऐसा होता है कि आप अपने फील्ड से ही रिलेटेड पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं कि मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे एक छोटी सी बात करिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप अगर एक अंडरग्रेड बच्चा आपके पास 12वीं पास आता है और आपको कहता है कि आप मुझे जॉब पे रख लीजिए, मैं परफॉर्म करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, क्या आप उसको रखोगे? तो आपका जवाब आपके पास है। तो इनिशियल ईयर्स में आपको जो फर्स्ट ईयर होता है, जब तक बच्चा थोड़ा सा पढ़ लिख के उस लेवल तक नहीं पहुंच जाता, उनको वो वाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। सो उस टाइम पे आपको ये कैफ़ेज़ और ये सब चीज़ों का, जैसे आपने किसी कॉफ़ी शॉप में काम कर लिया या पिज़्ज़ा शॉप में काम कर लिया, तो आपका फर्स्ट ईयर नॉर्मली आप ये समझ के चलिए कि आप वो टाइप के काम कर रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, हम यहाँ पर अगर अपने इंडिया में बच्चों को बोलेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बट वहाँ पर क्योंकि सब कर रहे होते हैं, दैट्स अ ट्रेंड, तो सब लोग कर रहे होते हैं तो वो बच्चे भी कर लेते हैं। सो वो फर्स्ट ईयर में आप वाइट कॉलर जॉब की एक्सपेक्टेंसी मत रखिए, क्योंकि वो चीज़ क्लैरिटी हमारे दिमाग में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ईयर से देन आपके पास टाइम है, आप अपना कर सकते हैं। कनेक्शंस, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ज़रूरत है, वहाँ पर भी ज़रूरत है। बच्चे अक्सर, जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चे सिर्फ पैसे कमाने में लग जाते हैं तो नेटवर्किंग नहीं करते अपने सीनियर्स से, अपने पीयर्स से। बहुत ज़रूरी है नेटवर्किंग करें एक अच्छी जॉब की रेफरेंस के लिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ट्रू। और रितिका, कनाडा में क्या सीन है पार्ट टाइम जॉब्स का स्पेसिफिकली? पार्ट टाइम जॉब्स अगेन फर्स्ट ईयर आपको ऐसी ही जॉब्स मिलेंगी, बट कनाडा में थोड़ा सा जो हमने मेरे स्टूडेंट्स ने शेयर करा है कि अगर मान लीजिए वो बच्चा कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, उसको जॉब किसी बिजनेस एनालिटिक्स या किसी और बिजनेस एनालिटिक्स फिर भी
हो गया उससे ये साथ ही मिलता जुलता, बट कोई बहुत ही इरेलीवेंट जॉब में उनको जॉब मिलती है, जिसकी वजह से फिर उनके PR पॉइंट्स एक्यूमुलेट होने में दिक्कत आती है, क्योंकि एक बेसिक वर्क आवर्स के तो आपको मिल जाएंगे, बट क्योंकि रेलेवेंट फील्ड में आप काम नहीं कर रहे हो तो उतने क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिल पाते हैं। ये कनाडा में चलन है, जो मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ शेयर करा है कि मैम दिस इज़ अ वेरी ट्रेंड कि आप अगर जिस फील्ड के लिए पढ़ रहे हो उसी में सेम आपको जॉब मिलना फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी शायद मुश्किल है, थर्ड ईयर में जाकर कहीं आपको वो जॉब रेलेवेंट स्कोप में मिलती है। तो ये चीज़ कनाडा में एक है, बिकॉज जॉब मार्केट थोड़ी सी एग्जॉस्टेड है। अकोमोडेशन की भी बात, मेरा एक बच्चा है जो मुझे बड़ा ही दुख लगा था, उसको मैंने भेजा था और उसको मैंने काफ़ी समझाया कि बेटा, एंड ही हैड अ वेरी गुड प्रोफाइल, तो ही कुड हैव गॉट अ गुड स्कॉलरशिप एनीवेयर एल्स ऑल्सो, बट वो जैसे फैसिनेशन जैसे होता है ना, कनाडा जाना है, PR लग जाएगी एंड चलो कनाडा वाला हिसाब किताब होता है, तो वो बच्चा गया। एंड जब वहाँ गया तो मेरी आदत है मैं सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, क्योंकि रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको उन्हीं से पता चलता है, आप तो सब जगह नहीं जा सकते। तो मैं उनसे फ़ोन पे, लिंक्डइन पे या कहीं पे भी कनेक्टेड रहती हूँ, ताकि मुझे भी अगर अपने बच्चों को देना है तो मैं उनको रियल पिक्चर आगे दे सकूँ। उसने शेयर करा कि मैम हम एक बेसमेंट में 15 फुट बाय 10 फुट के बेसमेंट में हम 10 बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं। इट इज़ लाइक कि जैसे वो, क्या बोलूं, जानवरों से भी बदतर जिंदगी भर के रखा हुआ है, क्योंकि अकोमोडेशंस है ही नहीं वहाँ पर। हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। तो वो बच्चों को एक कहते हैं ना कि एक जो ब्यूटीफुल हमारी मूवीज़ में ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, असलियत से रियल लाइफ बहुत फ़र्क है। तो जो, मगर हाँ, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं वहाँ अकोमोडेशंस की, तो बजट के ऊपर ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है कि जॉब्स और अकोमोडेशंस कितनी अच्छी हैं नहीं हैं। दिस इज़ लाइक कि हम जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उतनी हमारे पास जॉब प्लेसमेंट्स के ऑप्शंस बेटर हैं। अगर हम नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी कनेक्टिविटी जितनी कंपनीज के साथ है वो भी लिमिटेड है। तो वो चीज़ बहुत एक वेरी कर जाती है। तो वो कह सकते हैं ना, वन साइज फिट्स ऑल आप नहीं कह सकते। आप एक कनाडा को या US को या ऑस्ट्रेलिया को, किसी को भी आप एक फ्रेम में नहीं डाल सकते। हर सिचुएशन, हर बच्चे का एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, डिपेंडिंग वो क्या उसका मोटिव है और किस जगह वो पढ़ने गया है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो आपने मुझे बोला ना 15 लाख रुपए में सब कुछ, वो मैम थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं है। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। कॉस्टिंग, आई थिंक बहुत सारे ऐसे वीज़ाज हैं जिनकी कॉस्ट भी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी एडिशनल खर्चा है इंडियन फैमिलीज़ के लिए। तो पेरेंट्स तो बजट अपना सोच के रखते हैं कि 2-3 साल पहले वाले माइंडसेट अभी भी है उनका, क्योंकि वो जो अपने आसपास देखते हैं, सुनते हैं लोगों से, उनको भी यही लगता है कि हाँ शायद अभी भी सिचुएशन वैसी ही है। आपकी बात से मुझे वो ध्यान में आ जाता है जिसमें कई बार लोग उनको काउंसिल ये करते हैं और कहते हैं कि जी आपने बस 1 सेमेस्टर की फीस देनी है, उसके बाद सब कुछ वहाँ बच्चा पैसे आपको डॉलर भेजेगा। सो वो सिचुएशन, आई विश ऐसा होता तो हम सब इंडियन बच्चे वहाँ बैठे होते एक्चुअली। सो दैट्स नॉट ट्रू। तो वही जो मैंने आपको कहा कि आपके माध्यम से मैं वो बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि प्लीज़, आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन में तो कंप्यूटर मसा आया था, तो इंटरनेट भी नहीं था इतना। आपके पास सब कुछ गूगल पे है, देखो, सोचो, होमवर्क अपना करो। प्लीज़ किसी के जंजाल में मत फंसो, मेरी तो सबसे की रिक्वेस्ट। दैट्स ट्रू। बट रितिका, आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब्स की भी बात कर रहे थे, कॉस्टिंग की भी बात कर रहे थे, तो क्या कुछ आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगी कि अगर वो US में हैं, कनाडा में हैं या और भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं या सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, तो क्या ऐसे पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस कैसे वो अप्रोच कर सकते हैं? मतलब क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं या कुछ ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से वो अप्रोच कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट और जो जेन्युइन है वो है लिंक्डइन। तो आप जैसे जिस भी फील्ड में जा रहे हो पढ़ने, आजकल लिंक्डइन एक जन्मपत्री है जॉब मार्केट के लिए, विच यू कैन नॉट गो रॉन्ग। ठीक है, मेरा सजेशन हमेशा है, जहाँ पे मेरे पास अंडरग्रेड के भी बच्चे जब आते हैं तो मैं उनको कहती हूँ बेटा उसी यूनिवर्सिटी में आप जाकर उन लिंक्डइन से बच्चों से पूछो इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए उनकी जर्नी क्या रही है। फिर जो पास स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो उनकी जॉब मार्केट कैसी रही है, सैलरीज क्या मिल रही है, क्योंकि जो एज आई सेड रियल टाइम में वहाँ पर हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन वो दे सकते हैं। ChatGPT देगी बट वो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। ठीक है, गूगल भी देगी तो वो भी जो फेड है वो देगी, बट जो बच्चे रियल वहाँ पे ऑन शोर बैठे हुए हैं आपको सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वो देते हैं। जैसे मेरी एक थोड़ी सी आदत है कि जो भी बच्चा अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में सजेस्ट कर रही हूँ उनको,
तो मेरे जो पास स्टूडेंट्स हैं मैं उनके साथ उनको कनेक्ट करा देती हूँ कि आप बात करो, पूछो जो डिफ़िकल्टीज, एंड मैं उन बच्चों को बोल देती हूँ कि बेटा जस्ट बिकॉज मैं आपको कनेक्ट कर रही हूँ सब कुछ अच्छा नहीं बोलना है, सच बोलना है, बिकॉज एक बच्चे का करियर उस पर निर्भर करता है, बहुत सारे फंड्स उस पर निर्भर करते हैं। सो लाइकवाइज मैं ये हमेशा कहती हूँ लिंक्डइन से बेटर कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स भी होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग ऐप्स होते हैं, आप उन पे जाकर जैसे कि सीक jobseek.au है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में है, आयरलैंड में भी, सब जगह के अलग अलग वेबसाइट्स हैं। आप उन पे जाकर देखो कि मेरी फील्ड में कौन सी जॉब है, उसकी क्या सैलरी ब्रैकेट है, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम यूनिवर्सिटी चूजिंग की भी बात करें, जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, हमारे पास हर कंट्री के एक यूआरएल्स होती हैं जहाँ पर आप यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स, आप उनका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, वो सब भी आप कंपेयर कर सकते हो। आप 4 यूनिवर्सिटीज़ डाल के उनका स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन, जॉब एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब कुछ आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वो सब एट अ क्लिक ऑफ अ फिंगर है। तो आजकल के बच्चे, फ़ोन तो यूँ रहता है, करो, इस्तेमाल करो, मेक यूज़ ऑफ इट। एक्चुअली सो रितिका, आपने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया कि काफ़ी सारे ऐसे पोर्टल्स हैं जहाँ पर बच्चे हैं अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। अब अगर हम दोनों कंट्रीज़ को थोड़ा ना स्पेसिफाई करते हैं अलग अलग, यूएस की बात करते हैं। यूएस में भी ट्रम्प ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस लेके आए हैं, हर दिन वो कुछ ना कुछ एक ऐसा अपडेट लेकर आते हैं कि जो वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो वहाँ पर इंडियंस हैं, वो बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है उनके बीच में। सो H1B को लेकर बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आए हैं। इसके साथ ही OPT को ख़त्म करने की भी बात चल रही है कि हम OPT को एंड कर देंगे। ये सारी चीज़ें कैसे इंडियंस को इम्पैक्ट करने वाली, उनके फ्यूचर को इम्पैक्ट करने वाली हैं, और करंटली उनका क्या अप्रोच होना चाहिए? ये बहुत आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, जो मैं इस पे बहुत ही ब्रीफली छोटी सी बात ही बोलनी पाऊँगी कि पॉलिसीज़ आज हैं, कल नहीं है। तो जैसे अगर हम 2026 की बात बच्चों की करें, तो वो तो बच्चे जो यूएस में, अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, उनकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके मार्क्स क्या हैं। दोज जिनके पास एक फॉल बैक है, आकर यहाँ पर घर पे काम है, पेरेंट्स की लेगेसी है, कुछ है, यूएस डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि पढ़ाई की जो क्वालिटी यूएस की है इज़ अमेजिंग, नो डाउट्स अबाउट इट, ठीक है ना। कनाडा की भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का तो कुछ रह नहीं गया, क्योंकि उसमें भी आपको ना तो काम करने के ऑप्शन मिल रहे हैं और ना आपको कुछ पढ़ाई का खास ऑप्शन मिल रहा है। जो हमारा यूएस में है, OPT चेंजेस हैं, H1B वीज़ा में भी जो चेंजेस हैं, उसमें वीज़ा आने की दिक्कत है, जैसे मैंने शुरुआत में करी। तो हर बच्चे को ये सजेस्ट करूँगी, बेटा अगर यूएस का ड्रीम है, कनाडा का ड्रीम है, एक प्लान B ज़रूर साथ में रखो, ताकि जब आपके रिजल्ट्स आएँ, CBSE के रिजल्ट्स आने वाले हैं, IB बोर्ड वालों के जुलाई में आएंगे, कम से कम आप एक मझधार में नहीं रहें कि अरे मेरा वहाँ तो वीज़ा आया नहीं, कम से कम एक ऑप्शन तो और तैयार होना चाहिए आपके लिए। तो मेरा सजेशन तो ये है, जॉब मार्केट इज़ डाउन एवरीवेयर, बट कंपैरेटिवली कौन सी स्ट्रीम की हम बात कर रहे हैं, तो यूएस में अभी भी स्टेम कोर्सेज के लेके जॉब मार्केट्स आर स्टिल फाइन। अगेन कनेक्टिविटी, मेरे पास कई बार बच्चे आते हैं कि मैम यूके में जॉब्स नहीं है। हाँ, अगर मैं देखूँ एक जनरल प्रीव्यू, अगर मैं गूगल और न्यूज़ देखूँ तो ये एक है, बट जो मोस्टली बच्चे जो होमवर्क करके जाते हैं, कनेक्शन सही बनाते हैं, जॉब्स मिल जाते हैं। PR का ऑप्शन वहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अब उन्होंने तो लाइसेंस टू स्टे भी बहुत इंक्रीज़ कर दिया है। ये सब चीज़ों को होमवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपको पहले रिसर्च कंप्लीट करनी है, ऑल्सो एक कंट्री पे तो बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रहना। नॉट एट ऑल, बिकॉज आज सिचुएशन, जैसे कि अभी बहुत सारे बच्चे UAE अप्लाई कर रहे थे, अब अनफॉर्चुनेटली हमें पता है क्या सिचुएशन है। अब जितने भी बच्चों ने UAE का बिल्कुल श्योर था, क्योंकि बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने वहाँ पर कैंपस खोला, ठीक है ना, उनको लगा इजी ट्रांजिट है, 3 घंटे में हम दुबई पहुँच जाएंगे, वापस आ जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जॉब मार्केट भी अच्छी है, क्योंकि सारे वहाँ पे हब्स बने हुए हैं। अब जो सिचुएशन है, अब बच्चे घबरा रहे हैं, कुछ हैं कि अच्छा ठीक है हम उसमें फिर भी सोचेंगे, 1 महीना और देख लेते हैं, बट हमें नहीं पता था UAE में हो जाएगा। डेफिनेटली 1 या 2 कंट्रीज़ को तो लेके चलना ही चाहिए, स्पेशली इन दिस सिचुएशन जहाँ में नहीं पता कब कहाँ हो जाए। और एक डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी में तो एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी रखिए, ताकि जुलाई तक अगर मान लो कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है तो एटलीस्ट यू हैव अ फॉल बैक। दैट्स ट्रू। रितिका, जैसे अभी आपने बताया कि US और कनाडा जो हैं, अभी वीज़ा वाइज अगर हम देखें तो बहुत अनसर्टेनिटी है, बिकॉज आपने कैंसिलेशन रेट भी, रिजेक्शन रेट एक्चुअली बताया कि 75% है कनाडा का स्टूडेंट्स का।
अगर हम वीज़ा की बात करें, ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं करंटली 2026 में जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा वेलकमिंग है वीज़ा वाइज, मतलब स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं? न्यूजीलैंड, ओके, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आयरलैंड भी इज़ फाइन, उसमें आपको पूरा अपने फंड्स दिखाने रहते हैं, फंड्स आपने दिखा दिए, बच्चे का एकेडमिक रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी देख ही रही है, इज़ ग्रेट। बहुत सारा शिफ्ट अभी हम जापान और हांगकांग की तरफ भी देख रहे हैं, हाँ। बहुत वहाँ पे शिफ्ट है। उसके लिए अभी अभी बहुत सारे बच्चे गए वहाँ पे पढ़े नहीं है, तो उनका आगे क्या सक्सेस रेशो होगा अभी उस पर कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी नया नया शुरू हुआ है और बहुत सारे जापान में वेलकम कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो पहले थोड़े से वो क्लोज नेट थे, बहुत ही कम लोगों को ऑप्शन देते थे। तो उस पर कमेंट करना कि आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी तालीम है, ये तो है ही है। बट ROI के बारे में अभी कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है उसके लिए। So yeah, to sum it up, I would say UK, Australia, New Zealand and Ireland is definitely very good. Apart from US and Canada. ओके, सो अभी रितिका हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि अगर आप बाहर पढ़ने चाहते हैं या फिर आप प्रोफेशनल एज अ सेटल होना चाहते हैं तो क्या कॉस्टिंग रहती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। अब हम एक ROI वाले फैक्टर पे भी बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी यही माइंडसेट रहता है कि अगर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बच्चे के ऊपर तो हमें रिटर्न क्या मिलेगा, मतलब सर्टेनिटी कितनी है कि हमारे बच्चे को नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो क्या आप इस पर थोड़ा और एम्फेसिस करना चाहेंगे कि US कैनेडा में भी क्या सिचुएशन? US कैनेडा में देखिए, अगर जॉब मार्केट की बात करें, अगर बच्चे ने अचीव कर लिया है और सो सैलरीज एनीथिंग फ्रॉम $90,000 टू $150,000 की सैलरी है। अगर जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छे पैसे हैं, ठीक है। कनाडा में अगर हम बात करें तो 60 to 90,000, 60 से 90,000 तक की आपकी जॉब मिल सकती है। बट कनाडा में ये हमें माइंडफुल होकर चलना है, ज़रूरी नहीं कि हम सेम स्ट्रीम में हमें जॉब मिले, हमारे को हो सकता है अपना स्ट्रीम भी चेंज करना पड़ सके। बट जॉब मार्केट है। अगेन, मैं जो चीज़ पहले बोल रही थी दोबारा बोलूँगी, फोकस पढ़ाई पे करिए, सीधा उस वक्त पार्ट टाइम के उसमें मत घुसिए। दूसरी बात, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स व्हाट गेट्स यू द जॉब्स, राइट। लिंक्डइन पे कनेक्ट्स बना के रखिए, उन पे आप पहले से ही, जैसे आपका सेकेंड ईयर में हो तभी से आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग करना शुरू करिए। जॉब्स जब आप उनको कुछ भी ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसमें इमीडिएटली जंप करके, क्योंकि ये तो है नहीं आपने आज अप्लाई करा आपको कल मिल गया, 50 जगह आपको अप्लाई करेंगे तो शायद 2 जगह से कॉल आएगा। सो कॉस्ट वाइज अगर मैं आपसे बात करूँ तो अगर आपकी अच्छी पढ़ाई और सब कुछ हो गया, डेफिनेटली फॉर स्टेम बेसिस फॉर US अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा फ्यूचर है। बिजनेस रिलेटेड मैं थोड़ा सा कहूँगी कि अभी US नहीं देखना चाहिए, ROI थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, सो ऐसा भी कुछ है कि जो लोग बिजनेस स्टडीज़ करते हैं या जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से एक्चुअली US जो जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा डिफिकल्टी ज़्यादा रहती है क्योंकि उनको स्टेम का भी रिस्ट्रिक्शन रहता है? बिल्कुल, क्योंकि उनकी OPT भी लिमिटेड होती है। स्टेम वालों को 3 साल तक की मिलेगी, उनको 1 साल से ऊपर या शायद नहीं भी मिलेगी। तो जॉब मिलने, क्योंकि मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने कलनरी के लिए भेजा था एंड ही वाज ट्रेनिंग विद अ वेरी गुड शेफ वहाँ पर, एंड पेस्ट्रीज़ में ही वाज मास्टरिंग। तो उसके बाद उसको कैलिफोर्निया में एक बहुत ही अच्छे मिशेलिन स्टार के साथ जॉब की ऑप्शन मिली, बट उसको वीज़ा नहीं मिला। Oh God. उसको वापस आना पड़ा। तो जो सीखा करा, क्योंकि एक मेरा हमेशा मानना है कि जिस एनवायरनमेंट में आप पढ़ रहे हो उसी में अगर आपको काम करने का मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अगर नहीं समझ में आ रही हैं, आप अपने प्रोफेसर्स, अपने पीयर्स, अपने सीनियर्स से कनेक्ट करके उस पर क्लैरिटी, जब आप एक्चुअली में जब उस पर हैंड्स ऑन काम करने लगते हो, आपको वो जो हेल्प मिलेगी वो वैसे वहाँ जाकर नहीं मिलेगी। जैसे इस कलनरी आर्टिस्ट की बात मैं करूँ, अब वो ही वॉज स्ट्रगलिंग क्योंकि उसने उस टाइम पे जब पढ़ रहा था तो पढ़ ही रहा था, अपने सारा फोर्स पे सेंट्रिक था। फिर उसके बाद उसको बाहर अपने और फ्रेंड्स के साथ जिनको मिल गया था वीज़ा, उनसे कनेक्ट करना था, राइट सोर्स ऑफ कि कहाँ से मुझे ऑथेंटिक, बिकॉज सी कलनरी में अगर हम पेस्ट्रीज़ की बात करें उसमें आपका निश किस में रहेगा। अगर आप प्योर मटेरियल यूज़ करें, कोको पाउडर प्योर है, वनीला एसेंस प्योर है, उन सब चीज़ों की हम बात करें तो वो सोर्सिंग कहाँ से आएगी, वो आपका तो जब ये आप OPT कर रहे हो, जब जॉब कर रहे हो तभी सोर्सेज पता चलते हैं ना। तो वो बच्चे ने स्ट्रगल करा बिकॉज उसको वीज़ा नहीं मिला, बट हाँ कर यहाँ पर काम खोला, अल्टीमेटली कहेंगे कि यस उसने अपना एक कैफ़े खोला है, ही इज़ डूइंग वेल। चंडीगढ़ में है, ही इज़ इन इंडिया, ही इज़ इन चंडीगढ़, ही इज़ गॉट अ कैफ़े, तो वहाँ पर अपना अच्छे से कर रहे हैं। बट हाँ, शुरू के 6-8 महीने उसने बहुत स्ट्रगल करा रिसोर्सेज के लिए, सब कुछ कैसे करना है, बिकॉज कहते हैं ना तालीम तो आप ले सकते हो बट तालीम को जब तक आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक
यू कांट समझ ही बेनिफिट। नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो रितिका, अभी तक हमने बहुत सारा डिस्कशन किया अराउंड कॉस्ट, हमने बात की, हमने कॉलेजेस के बारे में बात की, और जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एक्चुअली फेस करते हैं उसके बारे में बात की। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है जो आई थिंक बहुत सारे पेरेंट्स भी रिलेट करेंगे, स्टूडेंट्स भी रिलेट करेंगे। मैंने ऐसा बहुत देखा है कि कई बार लोग ना सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं कि बनी वाला लाइफ सबको जीना होता है, कि अगर उसने किया वो ट्रैवल जर्नलिज्म कर सकता है बाहर जा कर के, या बहुत एक्साइटिंग है, फन है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जो उनको रियल लाइफ में तो बहुत अच्छे लगते हैं कि हाँ शायद ये एक फ़न वाला एलिमेंट है, बट क्या ये एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए उनके लिए? आपने ना बड़ी मेरी नर्व्स पकड़ ली और मेरे ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपने जो बनी वाला एक एग्जाम्पल दिया। एक मेरा बच्चा था मेरे पास 3 साल पहले आया था, एंड शी एक्चुअली केम टू मी एंड उसने बोला कि मुझे ट्रैवल जर्नलिज्म करना है। मैंने उसके साथ 8 या 10 सेशंस करे, उसको मैंने समझाने की इतनी कोशिश करी कि देयर इज़ नो कोर्स बाय द नेम ऑफ ट्रैवल जर्नलिज्म। जर्नलिज्म होती है, मैस कॉम होता है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्री मेकिंग होता है, जिसमें आप अपनी जॉब ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो एज ट्रैवल जर्नलिज्म। जैसे कि बनी आपने एग्जाम्पल दिया, उस बच्चे को समझाना, आई डोंट नो, आई थिंक आई टेक इट एज अ फेलियर कि उस बच्चे को इतनी इन्फ्लुएंस थी वो, और रणबीर कपूर जैसे हमारे एक हैंडसम हैं, उनको उससे इतनी ऑब्सेस थी कि वो बच्चा इस चीज़ को मानना ही नहीं चाहता था, और 2 साल हो गए इस बात को और वो बच्चा अभी कुछ नहीं कर रहा है। ये चीज़ मैंने बहुत सारे बच्चों के पास देखी है, जो कि कई बार वो आते हैं, जैसे मैं अपने बचपन की बात अगर करूं तो मैं जब वो हमारे किरण बेदी का एक सीरियल आया था उड़ान, तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। फिर उसके बाद वो एक एयर फोर्स के लिए आया तो मैं तब उसमें एयर फोर्स ऑफिसर बनना चाहती थी। फिर उसके बाद मतलब एयर हॉस्टेस, वो चीज़ें रील से इन्फ्लुएंस होती थी, वो हमारा बचपने का स्टेज होता है। बट हमारे इतनी सारी रील लाइफ से इतना ज़्यादा, हमारे टाइम पे तो 2 घंटे 3 घंटे का होता था, बट अब तो 24 घंटे मल्टीपल ऑप्शंस हैं बच्चों के, जिससे बच्चे बहुत इन्फ्लुएंस आते हैं। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, वो कहेंगे मुझे आर्किटेक्चर करना है। मैं उनसे अगर पूछूंगी ये क्वेश्चन, एक सिंपल चीज़ जो कोई भी बच्चा अगर आर्किटेक्चर करना चाहता है, उसमें उसके पास आगे फील्ड्स क्या हैं, क्या वर्टिकल्स हैं, कि आपको अर्बन प्लानिंग चाहिए, डोमेस्टिक प्लानिंग चाहिए, इंटीरियर डिज़ाइन, उसमें जो भी वर्टिकल्स हैं, अगर मैं उनसे वो भी पूछूंगी, उनकी शक्ल देखने वाली होती है, उनको पता ही नहीं होता। सो इट इज़, आई आस्क्ड देम, ऐसे बेटा कौन सा सीरियल या कौन सी OTT सीरीज आप देख रहे हो जिसकी, तो दे वुड एक्चुअली से कि हाँ मैम ये देखा था। मेरा दिल बहुत रोता है इस चीज़ में, क्योंकि बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते, दे डोंट टेक इट देयर। और आपकी लाइफ है, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत फ़र्क है। होमवर्क करो बच्चे, मैं तो बार बार बोल रही हूँ, स्नैप ऑफ अ फिंगर पे आपके पास सारी चीज़ों का होमवर्क है। मेरा जब भी मैं कोई काउंसलिंग सेशन करती हूँ, मेरे पास बच्चा आता है, मैं उसको सबसे पहले होमवर्क देती हूँ, बेटा इसके मुझे एक तो 5 यूनिवर्सिटीज़, टॉप यूनिवर्सिटीज़ निकाल के दो, कोर्सेज़ क्या है, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो और इसमें आपकी क्या ROI आएगी। जो क्वेश्चंस आपने पूछे, मैं उन बच्चों को होमवर्क देती हूँ। सही गलत वो बात की बात है, बट एटलीस्ट आप देखो तो सही, रियल लाइफ से हट के रियल लाइफ में आके देखो। सो ये क्वेश्चन हाँ मेरे बहुत दिल के करीब है, और मैंने, आई एम सो ग्लैड आपने इस चीज़ को पूछा। बट बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट है, बेटा सीरीज़ जितनी DDLJ जितनी ब्यूटीफुल लगती है, लाइफ इज़ नॉट अ DDLJ मूवी। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपना होमवर्क करो, अपनी प्रेपरेशन सही से करो, दैट इज़ ऑल दैट आई रिक्वेस्ट। सो रियल लाइफ एंड रियल लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो अभी ना रितिका, आपने जैसे होमवर्क की बात की, तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो 12th में है या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वो मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं अब्रॉड, और जो भी हमने कंट्रीज़ डिस्कस की, कहीं ना कहीं यही मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ स्टूडेंट्स ड्रीम करते हैं जाने के लिए। तो उनकी क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? जैसे आपने होमवर्क की बात की कि ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो कुछ ऐसी एम्फेसिस करना चाहेंगे आप चीज़ें कि ये चेकलिस्ट में होना ही ज़रूरी है और आपको ये प्रिपरेशन तो ज़रूर करनी है? बिल्कुल। तो इसमें जैसे जो भी बच्चे अगर 12th में हैं, तो उनके पास अगर हम जैसे अभी हम ज़्यादा US और कनाडा के बारे में फ़िलहाल बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें एक तो ये पता होना चाहिए, बहुत सारे मेरे पास बच्चे ये भी आते हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे को 4 साल की अंडरग्रेड चाहिए, चाहे वो कनाडा की बात है, चाहे वो US की बात है। अनटिल हम कनाडा में किसी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, तब आप 1 साल का डिप्लोमा करके देन यू कैन प्रोग्रेस टू योर मास्टर्स डिग्री। बट नॉर्मली जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनको 4 साल का अंडरग्रेड आपका चाहिए ही चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो बच्चे थोड़ा साइडलाइन करते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग में तो जाते हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है।
आपको अपने ग्रेड्स पे फोकस करना चाहिए। जो बच्चे कॉलेज में आके लगता है कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए, बिल्कुल करें। मैं आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट पेरेंट और अ स्ट्रिक्ट टीचर जो मैं कहूँगी कि नहीं जी पढ़ाई लिखाई करो और मतलब सब छोड़ दो और सब पढ़ाई लिखाई करो, नहीं। ग्रेड्स येस इम्पॉर्टेंट, प्लानिंग ऑफ फंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जाना टॉप यूनिवर्सिटी में बजट 15 लाख रुपए है, वो दे डोंट गो हैंड इन हैंड। आपको कैसे उस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप अपने बैंक लोन कैसे करना है, अगर आपका लोन चाहिए आपको, क्योंकि पीजी में तो आप लोन भी ले सकते हैं, आप खुद पे ऑफ कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बर्डन योर पेरेंट्स फॉर दैट, ठीक है। अदरवाइज आपके पास अगर फंड्स का है, फंड मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला एकेडमिक, सेकंड है फंड, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात है, अगर आप किसी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उसके लिए कोई रिसर्च पेपर देखें, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई टॉप यूनिवर्सिटी आपको लेना चाहती है ऑन बोर्ड, वो देखना चाहती है कि पढ़ाई तो जो नॉर्मल आप कर लोगे वो कर ही लोगे, उसके अलावा आपने उससे हटके क्यों किया जो कोई यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटी आपको ऑन बोर्ड करेगी। सो रिसर्च पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पब्लिकेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। सो वो कोस्ट टू कोस्ट बेसिस पे कई बार मेडिकल के लिए बच्चे आते हैं, तो जैसे एमबीबीएस के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस और कनाडा में थोड़ी लंबी जर्नी होती है, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता, उसका थोड़ा सा होमवर्क, फंडिंग बहुत है, बाद में पैसा मिलता है, आरओआई ज़रूर मिलती है, बट उसमें बहुत सारा होमवर्क आपको देखना है। अगर उसको एलैबोरेट करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लगेगा, बट येस उसके लिए थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपकी यू हैव टू हैव योर एमबीबीएस डिग्री इन प्लेस। आपको कई जगह पे सिर्फ एमपीएच करना पड़ेगा, नहीं तो यूएसएमएलई का एग्ज़ाम होता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। कनाडा में भी आप अगर पढ़ाई करके जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपकी लाइसेंसिंग है, ये सारी चीज़ें अलग अलग फील्ड्स के हिसाब से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपने बैचलर्स का कोर्स भी देख रहे हो तो वो एक्रीडेशन आप चेक करें कि उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ अफिलिएशन एक्रीडेशन है कि नहीं है, इज़ दैट कोर्स एक्रीडेटेड, बिकॉज वो टॉप यूनिवर्सिटी सिर्फ एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटीज़ को, आप किसी XYZ यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स नहीं कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो, और कहीं जगह GRE GMAT भी ज़रूरी होती है, उसकी प्रेपरेशन टाइमली, उसका एग्ज़ाम आप दे के रखें, ये सारी चीज़ें हैं जो चेकलिस्ट में ज़रूर देखने चाहिए। और एक बहुत छोटा सा, बहुत ही मिनिस्क्यूल है, बट अपना पासपोर्ट टाइमली अपडेट करना, क्योंकि आधा टाइम मेरे पास बच्चे आते हैं और वो कहते हैं मेरा तो पासपोर्ट या तो है नहीं या फिर एक्सपायर होने वाला है। तो जब एप्लीकेशन का बिल्कुल प्राइम टाइम होता है तो एक वो बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि IELTS देना है आपको, कुछ भी PT TOEFL भी देना है, तो वो भी आपको अपने पासपोर्ट के बेसिस पे देना है। सो वो सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक दीपिका, आपने जितने भी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट में चीज़ें होनी चाहिए जो उनको ध्यान में रखने हैं, जो एक्चुअली प्रिकॉशंस स्टूडेंट्स को लेने हैं, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। एक चीज़ जो आपने हाईलाइट की वो है फंड्स। तो इंडिया में हर एक तबके के लोग हैं, जिन लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की थी, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपको 40-50 लाख तो इतना पूर्ति भी नहीं होती, उससे इतना आई थिंक कम ही है वो। लेकिन जिनके पास इतने पैसे नहीं है, जिनके पास 10-15 लाख का बजट है, तो क्या उनको स्टडी अब्रॉड का हक नहीं है, या वो ड्रीम नहीं कर सकते? क्या कुछ और ऑल्टरनेटिव्स हैं उनके लिए? तो मैंने पहले कहा था 15-20 लाख रुपए आप जो बोल रहे हो वो नहीं है, उस पर मैं थोड़ा सा शायद कॉन्ट्रडिक्टरी बोलूँगी, बट उसमें क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को एकेडमिकली ब्राइट होना चाहिए। अगर बच्चे के एकेडमिक अच्छे हैं, व्हेन आई से अच्छे, दैट डजंट मीन 70-80%, इट हैज़ टू बी 90% एंड अबव, दैट काइंड ऑफ अ सेगमेंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस केस में यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आपको देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, जिसमें आपको अब 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, EWS, ठीक है। उसमें आपका लिविंग, ट्यूशन, ट्रैवल सब कुछ यूनिवर्सिटी फंड करने को तैयार है, मगर वो ये चीज़ ध्यान है कि आपका कैलिबर आपको प्रूव करना है। कई बार आपको ये भी गाइडेंस मिल जाती है कि जी आप अपनी ITRs को थोड़ा घुमा फिरा लीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आजकल जितनी स्क्रूटनी हो रही है ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं सिर्फ तब करिए। और मैंने एक स्टूडेंट को एक टॉप यूनिवर्सिटी में उसको दिलवाया था, कारीगर का बच्चा था जिसकी मंथली इनकम 10,000 रुपये थी, एंड वेरी प्राउडली आई वुड लाइक टू से कि उस यूनिवर्सिटी में उस बच्चे को मैंने टोटली फंडेड एंड अ टॉप यूनिवर्सिटी इन US उसको मैंने दिलवाया था EWS कैटेगरी में, एंड ट्यूशन फीस, ट्रैवल, और वो बच्चा ही इज़ डूइंग अमेजिंग। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो टोटली फंडिंग पे चलते हैं यहाँ पर इंडिया में, जिनका कोलैबोरेशन है, जो NGO स्कूल्स हैं वो लोग भी हेल्प करते हैं, वो कोलैबोरेट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के साथ, टॉप यूनिवर्सिटीज़ UK और ऑस्ट्रेलिया,
कनाडा, यूएस के साथ, जिसमें वो फंडिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट प्लान्स भी हैं, जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में मैंने बहुत सारा देखा है कि वहाँ पे बच्चों को फुली फंडेड मिलता है सारा कुछ, उनका ट्रैवल से लेके ट्यूशन से लेके सब कुछ फंड किया जाता सब है। सब कुछ, मतलब उनको खुद से कुछ नहीं पे करना, खुद से कुछ भी नहीं करना। तो ये कई बार हमारे को लगता है जैसे एक हम स्टोर में जाते हैं, वो अप टू 70%, जिसमें शायद एक सिर्फ हैंकरचिफ रखा होता है, 70% में बाकी सब 30-40 अप टू लिखा होता है। वेल, इस केस में ऐसा नहीं है। तो बच्चे को अपना कैफियत पूरी दिखानी है, गवर्नमेंट इज देयर टू हेल्प। बट उसके लिए कुछ लिमिटेड सीट्स होते होंगे, कुछ ऑफर्स होते होंगे। लिमिटेड सीट्स होती हैं, हर गवर्नमेंट की अलग अलग स्टेट फंडिंग भी होती है। तो वो सही ज़रिए पे पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे मैं कहूँगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा, आई वुड नॉट से कि कौन सी गवर्नमेंट, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अपनी एक पॉलिसी है, बहुत स्ट्रांगली वो बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। दिल्ली की भी हैं बट थोड़ी लिमिटेड हैं। तो उस चीज़ को इनकैश करें। कई बार बच्चों को नहीं पता होता और जो प्रिविलेज्ड होते हैं वो उस चीज़ को इनकैश कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज और धक्का और पुल्स के साथ। तो जो बच्चे ड्रीम कर रहे हैं डेफिनेटली उनको इस चीज़ को ज़रूर टारगेट करना चाहिए। और अपनी एकेडमिक्स में अगर फोकस करें तो वो अक्सर कहते हैं ना कि IAS ऑफिसर सरकारी स्कूल से भी निकलते हैं। दैट्स ट्रू। मतलब आपका बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता, आपकी नॉलेज, आपकी स्टडी वो ज़्यादा मैटर करती है। हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क विल ऑब्वियसली रिजल्ट इन गुड ग्रेड्स एंड वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। दैट्स ट्रू। और जो आपने अपने स्टूडेंट की एक्चुअली स्टोरी शेयर की हमारी ऑडियंस के साथ, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि अगर आप किसी भी काम में अपना 100% देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट्स आज नहीं तो कल तो मिलने ही हैं। अगर वही कह रही हूँ ना मैंने आपको क्या कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ है, स्काई इज द लिमिट, ठीक है ना। तो जो पहले भी मैंने कहा कि आप सिर्फ अपने पार्ट टाइम जॉब्स और मुझे घर पैसे भेजने हैं, जो चीज़ करने जा रहे हो उस पर फोकस करो, रेस्ट विल फॉलो। सिंपल है, इसका एक ही थंब रूल है और कुछ नहीं है, फोकस से नहीं हटना चाहिए। सो रितिका, ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था हमारी ऑडियंस के लिए। आपने हर एक सेगमेंट को बहुत डिटेल में, सारे क्वेश्चंस जो हमारी ऑडियंस के मोस्टली रहते हैं सारे कवर किए हैं। एट लास्ट आपका कुछ मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए रहेगा, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स जो ऑडियंस हैं या जो पेरेंट्स हैं उनके, या प्रोफेशनल्स हैं 2026 में जो प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, चाहे वो स्टडी का पर्पज़ हो उनका, जॉब का हो या सेटल होने का पर्पज़ हो, इस टाइम पर रियलिस्टिक अप्रोच उनकी क्या होनी चाहिए? क्या कंट्रीज़ हैं जो उनको एक्चुअली फोकस करने चाहिए? सो जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, दोबारा मैं समिट अप कर देती हूँ कि अगर हम सेटलमेंट के लिए, तो मैं हर एक सेगमेंट के लिए अलग बोलती हूँ, अगर हम सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, सेटलमेंट के लिए इस वक्त जो टॉप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, बिकॉज दे आर वेलकमिंग गुड जेन्युइन स्टूडेंट्स। सो सबसे पहले है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स, जो हम इतना वीज़ा रिजेक्शन का सुन रहे हैं सब जगह कि चाहे वो US का है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे कनाडा का है, कहीं भी किसी भी कंट्री का, वो कहीं ना कहीं आप उसमें देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स या तो फॉर्ज्ड हैं या फिर आइडियाज़ फॉर्ज्ड हैं। तो जो जेन्युइन स्टूडेंट है उसके अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इन प्लेस हैं, आई डोंट सी अ वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है ना। अगर बच्चा पूरा क्लियर है, कोर्स उसको पता है, बहुत सारे टाइम पे होता है आइल्स जो हैं उसको फॉर्ज किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ वेरीफाई होती है आजकल। इवन अगर वीज़ा ऑफिसर है वो कहीं पे भी मेल डाल के उसको वेरीफाई कर सकता है। तो मेरा एक सबसे पहले राय ये है, अगर बाहर पढ़ने जाने के लिए सोच रहे हो, अपने आप से सही बोलो, सच बोलो, और आपके साथ बुरा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स हमेशा पूरे स्ट्रीमलाइन करो। सेटलमेंट के लिए जैसे मैं कहूँगी US अच्छा है स्टेम कोर्सेज के लिए, बाकी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड अच्छी जगह है सेटल होने के लिए। यूरोप अच्छा आ रहा है बट उसमें लैंग्वेज बैरियर कई बार होती है, तो अगर आपने एक एक्स्ट्रा थर्ड लैंग्वेज करी हुई है आप ज़रूर यूरोप में देख सकते हैं। और ROI की बात अगर करें तो सब जगह अगर इंटेंट सही है तो सब जगह आपको ROI तो मिलना ही मिलना है। मेहनत करते जाओ, वो कहते हैं ना कर्म कर फल की चिंता ना कर, सो वो इस टाइम पे ज़रूर लागू होती है। ट्रू। आई थिंक थैंक यू सो मच रितिका फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनके लिए भी बहुत इंसाइटफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। माय प्लेजर, एंड आई होप कि जो भी क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों तक पहुंच सकें, और कोई भी जो वो
कहते हैं ना, एक वो ख्याली पुलाव बनाकर बेच रहे हैं, बस वो चीज़। एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, होमवर्क करो, होमवर्क करो, होमवर्क करो। होमवर्क मतलब स्कूल का होमवर्क नहीं, अपनी पढ़ाई की जर्नी का होमवर्क करो। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, नहीं है तो आगे किसी जेन्युइन जने से, और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस पे मत डिपेंड करो, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। सो प्लीज़ 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 होमवर्क करो, फिर आगे बढ़ो। सो आई होप आज का जो पॉडकास्ट सेशन था वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अब आप इस पूरे पॉडकास्ट सेशन पर क्या फीडबैक रखते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक सजेशन है, आप और कौन से टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करें, एक्सपर्ट्स के साथ बात करें, ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, आपके जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो पाएँ, हमें वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे और पॉडकास्ट सेशंस के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।